Okay, now moving towards exercise 4.3. In this exercise we have to put the values of the given variables. जो भी आपके पास parts मौजूद हैं उन respected parts में आपके पास उन variables की values भी present है. Just like here in part number 1, this is 2x square minus 3yz. So we have the value of x here, we have the value of y and z, right? So we have to substitute these given values in this variable part. So 2, it becomes x square becomes 2 square, and with, in the place of yz we have put -1 and 3 according to the values. ठीक है, और फिर आपने इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर अपना सॉल्व करना है. ठीक है, सेम इन द केस ऑफ पार्ट टू में जो आपका एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है दैट इज़ एक्स, और उसी एक्स को आपने उसकी डिग्रीज़ के रिस्पेक्ट से पुट करना है. जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक्स रेज टू पावर 4 है, फिर एक्स रेज टू पावर 3, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और फिर 3 है, कांस्टेंट है. तो उसी के अकॉर्डिंगली देखिएगा हमने यहाँ पे एक्स की वो वैल्यू को पुट किया है, और फिर जो पावर्स थी इस स्टेप में पावर्स को सिंप्लीफाई किया है, और इस स्टेप में ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया है. देन यहाँ पे सिंपल आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है. डन. ओके, नाउ पार्ट नंबर 3, 4a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc. अच्छा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है और c की वैल्यू 1 है. तो बस वैल्यू सब्सटीट्यूशन की है, तो दो टर्म्स ऐसी थी जिसमें 0 मल्टीप्लाई पे मौजूद था. सो डेफिनेटली वो टर्म्स वहाँ पे 0 हो गई, वैनिश्ड हो गई, और जो हमारे पास आंसर आ गया दैट इज़ 4 1 4. इन पार्ट नंबर 4 वी हैव अ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन. इसमें हमारे पास फ्रैक्शन भी प्रेजेंट है, बट इट्स फाइन, हमें फ्रैक्शन भी सॉल्व करना आता है. फ्रैक्शन कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बस आप देखें स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया है. अच्छा, सेकंड स्टेप में देखिएगा यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू -1, सो इट बिकम्स -10, एंड हेयर 3 3s are 9. अच्छा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 रेज टू पावर क्यूब है, तो वो बन गया आपका 64. ठीक है, और 1/3 होल स्क्वायर है, सो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सो इट बिकम्स 1/9. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई किया, -10 + 9 कितना हो गया, -1, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 64 बिकम्स 128 एंड -1/9. सही. अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें देखें एक टर्म में मेरे पास फ्रैक्शन मौजूद है और एक टर्म में मेरे पास फ्रैक्शन नहीं है. ठीक, तो डेफिनेटली हमें उसको बैलेंस करना है. एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, एलसीएम का मेथड कीजिए फॉलो. ठीक है, या जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कहते हो. तो दोनों वेज सही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इसको एलसीएम फाइंड किया तो टोटल एलसीएम आ गया 9. फिर एलसीएम से 1 बाय 1 अपनी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. तो पहली टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है, 128 है, तो एलसीएम को 128 से मल्टीप्लाई किया. फिर जो सेकंड टर्म है आपके पास वो 1/9 है, तो 1/9 को जब आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 1. ठीक, तो इस तरह से देखिएगा ये जो यहाँ पे फॉर्म बन रही है फाइनल, दैट इज़ 1152 - 1/9, जो मतलब जो एलसीएम के आंसर्स आते हैं ना वो उस पोर्शन के न्यूमिनेटर्स का पार्ट बन जाते हैं. सही. फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म आ रही है वो यहाँ पे डबल फ्रैक्शन है बेसिकली. तो अब इस डबल फ्रैक्शन को किस तरह से करना है सिंप्लीफाई, देख लेते हैं थोड़ा सा. अच्छा, डबल फ्रैक्शन में यहाँ पे हमें उसको ब्रेक करना है. देखिए यहाँ पे जो न्यूमिनेटर की टर्म है खाली वो -1 थी, और 1151/9 ये पूरा इटसेल्फ डिनोमिनेटर था. तो जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है, उसको आप एज अ प्लेस कर दो कि वो डिवाइड है. ठीक है, मतलब जो उसका मेन फ्रैक्शन था ना वो आपने डिवाइड के साइन के साथ रिप्लेस कर देना है. फिर उसके बाद जो आपका डिवाइड था उसको जब आप मल्टीप्लाई पे चेंज करोगे तो डेफिनेटली जो आपके नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएंगे. जो आपकी न्यूमिनेटर की टर्म है वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगी, और जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो न्यूमिनेटर पे आ जाएगी. तो इस स्टेप में हमने रेसिप्रोकल परफॉर्म किया है, क्योंकि ये बात पता है हमें कि जो है वो डिवाइड में डायरेक्ट कैंसिलेशन स्टेप नहीं होता है जब तक हम उसको रेसिप्रोकेट ना करें. ठीक है, पर यहाँ पे 1 और 1151 तो कैंसिल आउट वैसे भी नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हमने सिंपल उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है. जस्ट लाइक -1 इंटू 9 बिकम्स -9 एंड अपॉन 1151. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 5, यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म है.
ठीक है। अच्छा, जो इसका फर्स्ट टर्म है 3x² y z, उसमें तो बस सिंपल वैल्यूज पुट करी, तो फॉर्चुनेटली यहाँ भी न्यूमरेटर पे भी 3 आ गया था और डिनोमिनेटर पे भी 3 था, तो वो तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट इसलिए हो गए स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई प्लस या माइनस मतलब कोई ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे लाइट सपोज 3 + 2² होता ना, तो फिर इस वे में 3 और डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल आउट नहीं होता, बट क्योंकि अभी यहाँ पे कोई ऑपरेटर प्रेजेंट नहीं है, सो इट्स गुड कि हम इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर जो रह गया दैट इज़ 2² × -1, सो इट बिकम्स -4। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × -1 -4 हो गया आपके पास। अच्छा, अब ये देखिएगा जो आपके पास सेकेंड टर्म्स है, सेकेंड हमें आपके पास 4 × 1/3 आया, सो इट बिकम्स 4 1 ज़ार 4/3, और डिनोमिनेटर में 2 + 1, 2 + 1 भी आपका कितना बन गया, 3 बन गया। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो सिंप्लीफाई हो गई, एक सिंपल नंबर आ गया, पर जो सेकेंड टर्म है हमारे पास उसमें अगेन डबल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन में जो आपका न्यूमरेटर है ना इटसेल्फ, वेट, इस क्वेश्चन में जो आपका इटसेल्फ न्यूमरेटर है वो 4/3 है ना। तो जैसे हमने लास्ट स्टेप में सीखा, लास्ट क्वेश्चन में सॉरी, कि उसमें जो न्यूमरेटर का पार्ट था वो सेपरेट करना है और जो मेन फ्रैक्शन है उसको डिवाइड पे चेंज करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये आपका मेन फ्रैक्शन है, तो मेन फ्रैक्शन डिवाइड पे चेंज हुआ। अब डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है 3, पर न्यूमरेटर में पूरा फ्रैक्शन प्रेजेंट है दैट इज़ 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 डिवाइडेड बाय 3 होगा। इसको लास्ट क्वेश्चन से अगर आप कंपेयर करोगे तो बेसिकली लास्ट क्वेश्चन में न्यूमरेटर की वैल्यू सिंगल थी और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन प्रेजेंट था। ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ पे जो मेन फ्रैक्शन था उसके बाद हमने अपना डिनोमिनेटर को लिखा था, पर यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है वो इटसेल्फ फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो पहले आप 4/3 लिखोगे, फिर जो मेन फ्रैक्शन है उसको डिवाइड में कन्वर्ट करके और फिर 3 लिखोगे। तो इस स्टेप में ज़रा इसको देख लीजिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा कि अगर आप ऐसा कर दें कि 4 डिवाइडेड बाय 3/3 तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये बात जहन में रखें कि जो मेन फ्रैक्शन होता है हमें सिर्फ उसको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, फिर हमने उसको रेसिप्रोकेट किया, रेसिप्रोकेट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया है, सो इट बिकम्स 4/9। ब्रैकेट मैंने यहाँ पे इसलिए प्लेस कर दिया क्योंकि ये सॉल्विंग अभी सिर्फ इसी टर्म के लिए हो रही है ना, है ना, सिर्फ इसी टर्म के लिए हो रही है, यहाँ पे हम अभी इस टर्म को नहीं सॉल्व कर रहे, तो इसलिए इस वाले पार्ट को मैंने ब्रैकेट में प्लेस किया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4/9 हो रहा है। ठीक है, फिर हमने इसका एलसीएम परफॉर्म किया क्योंकि अब यहाँ पे फ्रैक्शन है और इधर फ्रैक्शन नहीं है, तो उसको स्मूथ फ्रैक्शन करना है। 9 विल बी योर एलसीएम, फिर 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे -4 से, सो इट विल बिकम -36, और 4/9 जब एलसीएम से सॉर्ट आउट होगा तो वो -4 रह जाएगा। सही है स्टूडेंट, देखें एलसीएम इस टाइप आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, पूरे 8th क्लास में आप लोगों ने इस मेथड को बहुत फॉलो किया है, बहुत यूज़ भी किया है। सो आई होप कि आपको ये पार्ट आता होगा डेफिनेटली, कि यहाँ पे एलसीएम किस तरह से लिया है, यहाँ पे -36 -4 कैसे आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं पहले से बहुत अच्छे से। फिर जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो जो फाइनल आंसर था वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में था, -40/9। यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमने इसको सिंपली मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। नाउ पार्ट नंबर 6 इज़ योर होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास उन्होंने जो आपका एक्सप्रेशन था उसको पूरे फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन इन्होंने सपोज किया p(x), ये आपका एक फंक्शन है, तो इसमें आप x की वैल्यू जो भी पुट करोगे वो आपके पूरे एक्सप्रेशन में पुट होंगी। तो हमसे ये कहा गया है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड p × -2। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 बेसिकली पुट करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा है p(x) और जो आपको फाइंड करना है दैट इज़ p(-2), तो यानी x की जगह पे -2 को प्लेस करना है। सही, तो जब -2 को हमने प्लेस किया तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे इवन पावर की वजह से नेगेटिव साइन रिमूव हो गया। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ -2⁴, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इवन पावर है तो 2⁴ टोटल 16 हो जाएगा, कोई माइनस की साइन नहीं आएगी। पर अगर हम सेकंड पावर की बात कर रहे हैं सो इट इज़ -2⁵,
ऑड पावर है तो ऑड पावर में माइनस रिटेन होता है, वो कहीं मतलब रिमूव नहीं करते, वो रिटेन रहता है। सो इट बिकम्स -8 एज इट इज़, 2⁻³ -8, ठीक है। और फिर जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में तो वो 32 - 24 बन जाएगा। अच्छा, इस स्टेप में देखिएगा यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने उसको सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, Q फाइंड करना है और P और F की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो जस्ट हमने सब्सटीट्यूशन करी है। पार्ट नंबर 4 में भी सिंपल सब्सटीट्यूशन है, वी नीड टू फाइंड S हेयर एंड वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ N, N, A एंड D। तो N, A एंड D की वैल्यूज़ को उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पुट किया है, फिर उसको सिंप्लीफाई किया है। जब तक कर्ली ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, मतलब वो सिंगल फॉर्म में नहीं आ जाएगा, आप उसको फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं करोगे। एंड जो आपका 5/2 है वो लास्ट स्टेप तक एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक आपका कर्ली ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं हो जाए। जब आपका कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल सिंगल फॉर्म में आ गया, जैसे दैट इज़ 12 + 4 16, तो अब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो। पार्ट नंबर 5 में भी आपको सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे जो V0 है वो उसकी वैल्यू है 0 और T की वैल्यू 4 है और A की वैल्यू 5 है, सही। तो यहाँ से आपने S फाइंड करना है, तो वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करी हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गई है, और सेकेंड टर्म को जब हमने सिंप्लीफाई किया दैट इज़ 1/25 इंटू 4² 4² बिकम्स 16, और 16 जब 2 से सिंप्लीफाई हुआ सो इट बिकम्स 8 एंड 5 इंटू 8 बिकम्स 40। ऑल राइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ exercise 4.3 as well. So this is all about today's lecture. In the next class we will cover exercise 4.4 and 4.5 inshallah. Okay students, I hope you have understood all the points. और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा हो, तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।